नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और यह 8वां टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है क्लास 6 ज्योग्राफी का। तो जो लोग कंटिन्यू जुड़े रहे 10-12 वीडियो में आपका एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका, तो इसलिए पढ़ते रहिए, समझे। इंतजार कीजिएगा कि अब शुरू करें कि कब शुरू करें, तो ये बहाना अनेकों होता है, समझे। तो वो बहानाबाजी होता है कि समय नहीं मिलता है या फिर कुछ और, तो ऐसे ऐसे बहाने होते हैं। बहाने से बचा कीजिए और बहाना कम दीजिए, समझे। और अगर जो जुड़ा होगा कंटिन्यू, उसका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया होगा। जो नहीं जुड़ा, इंतजार करते रहा, चलो बाद में देख लेंगे वीडियो, तो कंप्लीट हो गया चैप्टर और आप रह गए जहां थे वहीं पे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 है, क्लास 6 है, टॉपिक 8वां है। क्या भाई टॉपिक? भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में बात होगा यहाँ जलवायु के मैटर पे, वनस्पति के मैटर पे तथा वन्य प्राणी के मैटर पे। देखेंगे जलवायु कैसी भाई, वनस्पति और वन्य प्राणी। जलवायु वनस्पति तो हो चुका था, वनस्पति नहीं हुआ था। जलवायु लगभग कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में, लेकिन वनस्पति से यहाँ शुरू, प्राकृतिक वनस्पति से शुरू करते हैं ना। प्राकृतिक वनस्पति से शुरू करते हैं। और क्या है, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं विभिन्न प्रकार के पादप जीवन, तो ये देखते हैं पादप जीवन किसे कहते हैं सर? प्लांट, पौधा। पौधा को ही प्लांट कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं, समझे। तो जो हरे पत्तेदार वाला होगा वही सब। तो हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। जो भी घास का मैदान है, जैसे कोई भी क्रिकेट ग्राउंड है या फिर फुटबॉल ग्राउंड है, तो वहां पे घास देखते हैं, घास होता है, तो उसमें खेलना कितना आरामदायक होता है और अच्छा भी लगता है। अब मान लीजिए कोई ग्राउंड है, वहाँ घास है ही नहीं, तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, मेट नहीं हो, मतलब घास सिर्फ नहीं हो, मेट वाला नहीं, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे घास नहीं होगा तो कितना खराब लगेगा खेलना ना। तो वही बात है, तो कितना अच्छा, मतलब हरे घास के मैदान में कितना अच्छा लगता है, ये बताया गया है। इसे आप नोट्स में नहीं लिखे, नोट्स में ये लिखे, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। क्या भाई? कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। कैक्टस का पौधा को देखिएगा वो भी झाड़ी नुमा दिखेगा, और फूलों वाले पौधे जो देखिएगा, फूल का पौधा देखिएगा, वो झाड़ी नुमा होता है, बड़ा बड़ा पेड़ नहीं होता है ये सब का। ये भी प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। तो कुछ पौधे जो हरा पत्तादार वाला होगा, कुछ बड़े बड़े होता है, कुछ लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है। अब कुछ वृक्ष ऐसा इतना लंबा दिखेगा, उसमें कई सारी शाखाएं किसी को टहनी को ना जी, ये पेड़ है, ये सब टहनी जो दिख रहा है ना, टहनी में टहनी, ये सब शाखाएं हैं, पेड़ की शाखाएं हैं। और बहुत में तो इस शाखाएं के साथ साथ पत्ता बड़ा बड़ा दिखेगा। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है। जैसे नीम, आम, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे नीम आम में देखेंगे बहुत सारी टहनी है, पत्ता है, ये सब देखेंगे। लेकिन कुछ वृक्ष में ऐसे देखेंगे कि पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, पत्ता जो होता है, पत्ता बहुत कम होता है। जैसे नारियल के पौधों में देखे हैं, पत्ता बहुत कम है। तो नारियल, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता का उपजते होंगे, हाँ, यहाँ झाड़ियां तक, समझे। जैसे नारियल, घास, ये सब में पत्ता कम दिखेगा आपको। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो अपने आप नेचुरल तरीका से उगे और विकास करे और
इसी भूमि में नष्ट हो जाए उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। समझ में आया? गेहूं जो आप देख रहे हैं ना, गेहूं हम लोग कृषि के दौरान गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, इसे प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। ये क्या बोल दिए हम? सही बोले। प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। ये भी शुरुआती दिनों में प्राकृतिक वनस्पति ही हुआ करता था, लेकिन इसे कृषि कार्यों में, कृषि के अंतर्गत लाया गया, तो ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं रह गया। प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीका से खुद उगेगा और अपना विकास करेगा। समझ में आया ये चीजें? हाँ, तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से अपना विकास करे उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बस इतना सा बात लिखना था आपको नोट्स में। 2-3 लाइन, तो 2 लाइन अभी तक हुआ है नोट्स का। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? या आप कभी सोचे हैं? कहाँ पे? क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकृति की वनस्पतियां पाई जाती है। आप कभी सोचते हैं कि ये एक दूसरे से अलग क्यों है? इतना प्लांट, ये जो पौधा है या प्राकृतिक वनस्पति है, ये अलग क्यों है? किसी में टहनी दिखेगा, किसी में झाड़ी दिखेगा, किसी में कांटा देगा, तो अलग क्यों है? अलग क्यों है? यही बात है, अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो इसकी भिन्नता का जो कारण है वो जलवायु है। समझे? यहाँ पे बताया गया है कि वनस्पति पर अलग अलग वनस्पति पाई जाती है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जहाँ जलवायु में भिन्नता आएगी वहाँ वनस्पतियों की प्रकार भी बदल जाएगी। समझ में आया ये बात? यही बात बताया गया है यहाँ पे कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये जो जलवायु की भिन्नता होती है या प्लांट बदल जाएगा कैसे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये वर्षा निभाती है। यहाँ पे दिया गया है और ये नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा। समझे कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जलवायु की भिन्नता का महत्वपूर्ण कारण आज पता चला, वर्षा ना जी। ये वर्षा पे डिपेंड करेगा जलवायु, और जलवायु पे डिपेंड करेगा प्राकृतिक वनस्पति। तो वर्षा की मात्रा बदलेगी, प्राकृतिक वनस्पतियां बदल जाएगी। तो ये है, समझे। इसलिए भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा अलग अलग होती है, जिसके चलते भारत में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये बात आगे समझते हैं, इस चीज को आगे समझते हैं। क्या है? जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट्स में लिखिएगा कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में बांटा गया है। समझे? कौन कौन है भाई? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध गर्म कटिबंध, सदाबहार मतलब हरा भरा, सालों भर हरा भरा वन। जैसे ये वन दिख रहा है ना, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कटिबंध तो उष्णकटिबंधीय ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे निश्चित समय आएगा जो पेड़ क्या करेगी भाई? अपना पत्ता गिरा देगी, पतझड़ का मौसम आएगा। कटीली झाड़ियों वाला वन। तीसरा क्या है? कटीली झाड़ियों वाला वन। चौथा है पर्वतीय वनस्पति। 5वां है मैंग्रोव वन। तो एक एक करके बारीकी समझते हैं, जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को समझते हैं। समझे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये समझ में आया? ये बात नोट्स में लिखना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे वर्षा अधिक होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाएगा। समझे? ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश
जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन इतना घना होता है ना, ये वन इतना घना होता है कि इसका जो सूर्य का प्रकाश होता है ये जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसमें पत्तीभूत होगा। तो जमीन के नीचे अगले किसी क्लास में आप 8th-9th में देखेंगे या साइंस में देखेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत कि इसमें जो पौधा नीचे उगेगा ना छोटा छोटा, वो सब पौधा कीट भक्षी होगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। क्या बता दे भाई, सच्ची में नेफेंथिस नाम का है, समझे? नेफेंथिस घटपर्णी जिसे कहते हैं, घटपर्णी, उसका पत्ता जो घट में रूपांतरित हो जाता है, समझे? उस पर कीड़ा बैठेगा और पत्ता लग गया, पैक हो जाता है, और कीड़ा का नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए करता है, समझे? क्योंकि सूर्य की प्रकाश से उसे ऊर्जा मिल नहीं रहा है, तो ऊर्जा लेगा कहाँ पे? तो कीड़ा मकोड़ा बहुत सारा जमीन में, इसमें पत्ता उत्ता पे बैठते रहता है जंगल में, तो वही कीड़ा जैसे बैठेगा, कीड़ा से प्राप्त करता है वो ऊर्जा। तो ये सब पाया जाएगा। उसका मेन रीजन यही है कि जमीन तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पत्ता घट में रूपांतरित हो गया है, और उसी घट पे जब भी कोई भी कीड़ा बैठेगी तो घट पैक हो जाएगा और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेगा कीड़ा से गाछ। तो यही बात है। वृक्ष के अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, यहाँ पे वृक्ष के अनेकों प्रजातियां पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराती है। ये वन में जितना भी वृक्ष होगा ना, एक तो अमूमन ये पत्ता गिराती नहीं है, एक बात, कुछ पत्ता सूखती है जो अपने आप गिरती है, लेकिन हरा भरा ही दिखेगा। और वर्ष का एक ये नहीं कि आप प्रॉपर बस, जैसे आप देखेंगे उस उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में, मानसूनी वन जिसे कहते हैं, उस वन का उदाहरण उस वन में देखेंगे आप कि वहां पे प्रॉपर समय जब सरस्वती पूजा का समय होगा, बसंत ऋतु का लगभग समय होगा, उस समय पतझड़ का मौसम आता है। तो ये सब बात है, समझे? प्रॉपर मौसम में। और वहां लेकिन वर्षा वन में क्या होता है कि कभी अगर पौधा प्लांट गिरा भी दे पत्ता, लेकिन वो गिराएगा, बाकी सब में रहेगा। तो वर्ष के विभिन्न मौसम में अपना पतझड़ का समय यहाँ पे आएगा। फलता में हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। अब अलग अलग समय में पत्ता गिराएगा, जो सब दिन कैसे दिखाई देगा भाई? सब दिन कैसा दिखाई देगा? हरा भरा दिखाई देगा। इतना आसान है ये चीज। फलते हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। हरे भरे दिखाई देते हैं इसलिए तो सदाबहार वन कहा जाता है। जैसा चित्र 8.1 में आपको दिखाई दे अभी थोड़ा देर पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में देखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भाग तथा पश्चिम घाट के सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एवोनी तथा रोजवुड है। देखते मैप से समझते हैं। यह है ना, ये भारत का निचला एरिया मान लीजिए, ये समझे। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इसका जो पश्चिमी पेटी है ना, पश्चिमी पेटी जहाँ पे कलर कर दिए हैं हम, इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। दूसरा वन यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाएगा। यहाँ पे एक राज्य है, राज्य का नाम क्या है? मेघालय, शिलांग पठार, यहाँ पे पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और कहाँ पे? पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सब राज्य, त्रिपुरा आएगा, उसमें भी वर्षा वन पाया जाएगा। तो वास्तविक बात आप यह सोच सकते हैं, यहाँ पे भी पाया जा सकता है भी। ये शिवालिक श्रेणी जो है ना, जिसे हम पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा सदाबहार वन। और शिवालिक श्रेणी में अमूमन मिलेगा शिवालिक श्रेणी में सदाबहार वन, समझे? क्योंकि वर्षा की मात्रा लगभग बनी रहती है, ये सब क्षेत्र में है। तो आप रटेंगे इसको कहाँ पे हुआ। आपको सिर्फ यह पता होगा कि भारत में वर्षा सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो आपको चीज दिखने लगेगा कि हाँ भाई इस राज्य में वर्षा होती है, तो उस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दिमाग में एकदम आ जाएगा वहां पे प्राकृतिक वनस्पति जो उगेगा वो कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। काफी आसान है, रटने उठने की जरूरत नहीं है, समझना है बस। अब चलते हैं, अगला क्या है?
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन मतलब पत्ता गिरने वाला, पत्ता को झड़ने वाला वन, पत्ता का झड़ने वाला वन। देखते हैं हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा नोट्स में। हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यह लिखेगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसे लिखेगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन को या पतझड़ वन को ही मानसून वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, ये कम घने होते हैं। आप वहां देखे थे इतना घना था वन कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखे ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाता है। ये वन थोड़ा मतलब ना होता है गैप वाला होगा, जैसे आम नीम ये सब वनस्पति पाई जाएगी। तो वही बात है वर्षा यहाँ पे ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये वन में क्या होगा कि वर्ष का एक निश्चित समय आएगा जिसमें पत्तियां गिरा देगी। कौन भाई? वृक्ष। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, आम, महुआ, जामुन। ये सब जो है ना सब पतझड़ वन का उदाहरण है। तो अगर आप बिहार परिवेश से होंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्य से होंगे तो आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि आपके चारों तरफ जो दिखेगा वो पतझड़ी वन का उदाहरण होगा। समझा? आपके चारों तरफ जितना भी प्लांट दिखेगा लगभग पतझड़ वन के अंतर्गत ही उसे काउंट किया जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, विदर्भ वाला हिस्सा, वहां सब कटीली झाड़ियों वाला वन पाया जाएगा। झारखंड में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे वनस्पतियां चेंज हो जाएगी, समझे। लेकिन अमूमन आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही मिलेगा, समझे। ये मध्य प्रदेश। हाँ, राज्य कौन कौन है, कहाँ तक ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन विस्तृत है देखते हैं। यह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र। तमिलनाडु में भी है भाई, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ये सब में भी पतझड़ वन पाया जाएगा। कम मात्रा में पाया जाएगा लेकिन पाया जाएगा, समझे। देख रहे हैं गाछ के बीच कितना भाई डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है। तो गाछ के बीच डिस्टेंस भी ज्यादा है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। ये सब उदाहरण देख रहे हैं। एक निश्चित समय पत्ता गिरा रही है, यहाँ पे पत्ता गिरा हुआ है नीचे, तो ये है पतझड़ वन। नेक्स्ट चलते हैं कटीली झाड़ियों वाला वन। क्या है? कटीली झाड़ियों वाला वन। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? इस प्रकार की वनस्पतियां, किस प्रकार की? कटीली झाड़ियों की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। ये पॉइंट लिखना है आपको। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, अर्थात जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो उस क्षेत्र में कटीली झाड़ियों की वनस्पति पाई जाती है, समझे। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ए भाई क्या हुआ है, गाछ जैसे है, गाछ में पत्ता भी तो होगा। ये पत्ता तो पत्ता ही होगा कब? जब गाछ का निर्माण हुआ होगा, समझे। गाछ जब प्रथम अवस्था में आया होगा, सोचिए करोड़ों साल पहले जाइए, जब गाछ निकला ही होगा जमीन से, ये गाछ क्या उस समय काटा होगा इस गाछ में? नहीं, वो उसमें पत्ता ही होगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ भाई? प्राकृतिक चेंज हो गया। चेंज हो गया प्रकृति में क्या हुआ? इतना गर्मी ज्यादा हुआ उस क्षेत्रों में और वर्षा की मात्रा कम हो गई भौगोलिक दशाओं के कारण। वर्षा उच्चावच पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की उच्चावच कैसी है, समझे। नहीं तो वर्षा राजस्थान में भी बहुत ज्यादा हो सकता था, समझे। लेकिन अरावली उच्चावच कैसा है राजस्थान का? लगभग अरावली के समानांतर है, तो वर्षा की मात्रा वर्षा हो ही नहीं पाती है। वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम, 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है राजस्थान में लगभग। तो इसके कारण क्या होता है?
अब वर्षा है ये नहीं है तो जमीन में पानी रहेगा जी, नहीं रहेगा जमीन में पानी। और ना जमीन में पानी रहेगा तो ये कटीली झाड़ियों वाले वन में क्या होगा, ये पानी की तलाश में अपना जड़ को बहुत गहराई तक लेके चली जाएगी, बहुत। तो आपको एक प्रश्न ऐसे पूछेगा, इनमें से किस वनस्पति की जड़ें सबसे लंबी होती है? कटीली झाड़ियों की वनस्पति सबसे लंबी होती, जड़ सबसे लंबी होती है। एक बात और पूछेगा, कटीली झाड़ियों वाले वनस्पति जो होते हैं उसकी जड़ें लंबी क्यों होती है? क्योंकि जल की तलाश में वो जड़ बहुत लंबी चली जाती है अंदर तक जमीन में, समझे, पानी की तलाश में। अब बहुत पानी कम मिलता है तो क्या होगा, पत्ता अगर इसमें बड़ा बड़ा होगा तो ये पत्ता में प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, अच्छी बात है, पौधा का विकास भी तो होगा। लेकिन क्या है, ये पत्ता बहुत ज्यादा नमी को छोड़ेगा। कैसे भाई, धूप भी तो हुआ है, गर्मी भी ज्यादा है, जिसके चलते क्या होगा, गाछ को पानी नहीं मिलेगा, इसलिए पत्ता धीरे धीरे छोटा होकर पत्ता कांटा रूप में बदल गया है। बस इतना सा बात है कि बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये कांटे क्यों होते हैं आप समझ में आया ना, पत्ते कांटा में बदल गया। ये कांटा जो है, एक प्रश्न ऐसे पूछता है, कटीली झाड़ियों वाले वनस्पति में ये कांटा क्या है? पत्ती भी रहेगा तो आपको मारना है पत्ती, पत्ती। ये पत्ती एक्चुअली है, यही प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, समझे। ये एक्चुअली पत्ती है, वही बदल चुका है कांटा रूप में तब्दील हो चुका है। क्या इसके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। इसका जो वनस्पति का उदाहरण है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। और बता दें आपको नागफनी, एलोवेरा, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें कटीली झाड़ियों में। और बताते हैं एक चीज, इस वनस्पति में ये कटीली झाड़ी तो मिलेगा, लेकिन इस वनस्पति में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, प्लांट, जिसमें मसल्स होगा, जैसे एलोवेरा, जैसे नागफनी, देखिएगा उसमें बहुत सारा नमी रहता है, समझे। तो ऐसे वृक्ष भी वहां पे दिखेगा आपको। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत है ना, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, वहां पश्चिमी ढाल पे उष्णकटिबंधीय जहाँ सदाबहार बना है, और वही पूर्वी ढाल पे नहीं कहता है ना, कहीं धूप कहीं छाया। तो वही बात है, यहाँ क्या है, वर्षा की मात्रा बहुत अधिक है, तो इस पर्वत, एक पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके पूर्व साइड वर्षे नहीं है, जिसके कारण कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति पाई जाती है, समझे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब राज्य में, समझे। तो ये सब बात है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती है। ये समझ में आया आपको। पर्वतीय वनस्पति देखते हैं। पर्वतीय वनस्पति से तात्पर्य है पर्वत में होने वाला वनस्पति, पर्वत में उगने वाला वनस्पति। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। पर्वत में ऊंचाई के साथ वनस्पतियां अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। वही बात है, विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, किसके साथ भाई, ऊंचाई के साथ। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे और चेंज होते जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, तापमान में भी गिरावट आएगी। आप जानते हैं एक चीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा नोट्स में, समझे। आप जानते हैं एक चीज कि ये क्षोभ मंडल है, हम लोग जिस मंडल में रहते हैं क्षोभ मंडल है। इससे पहले वाला क्लास में बता चुके हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब कुछ बता चुके हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस कक्षा में जुड़िएगा, समझे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बताया गया है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे हम, तापमान में भी गिरावट आएगी। क्षोभ मंडल का एक अलग इशू है कि इशू नहीं बोलिए, इसका क्राइटेरिया यही है कि जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तापमान में गिरावट होगी। चाहे आप उष्णकटिबंधीय यहाँ पे रहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विषुवत रेखा पे, जब सूर्य, जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यहाँ पे अगर अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो यहाँ पे भी तापमान माइनस में चला जाएगा, समझे। रूल्स एक ही है, चाहे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो या तो शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, समझे। यहाँ समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच
पेड़ों का आकार कितना से कितना भाई 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। कैसे सर? ऐसे वाला पेड़ होगा, समझे, ऐसे वाला पेड़ होगा। पौधे शंकुआधारी वृक्ष कहे जाते हैं। ये पौधे किस क्या कहा जाते हैं भाई? शंकुआधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन, देवदार, ये सब वृक्ष है, बीलो, ये सब वृक्ष होगा। कौन सा? इसे ही शंकुआकार वृक्ष भी कहा जाता है, समझे। इसका आकार जो होता है शंकुनुमा होता है, समझे। तो ये है मैंग्रोव वन। देखते हैं मैंग्रोव वन क्या है। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मतलब जो वन खारे पानी में उगेगा उसे मैंग्रोव वन कहेंगे। एक पॉइंट ये लिखना है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आपको एक बात बता देते हैं, जहां जहां तटीय क्षेत्र होगा, जहां ज्वारभाटा लगभग जाएगी खारे क्षेत्रों में, वहां पे मैंग्रोव वन उगने का सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? चांस बनता है। तो ये बात और अमूमन पाया भी जाएगा, आपको अमूमन पाया भी जाएगा ऐसे क्षेत्र में, चाहे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा का महानदी बेसिन ले लीजिए, समझे, महानदी बेसिन नहीं, महानदी डेल्टा ले लीजिए, या स्वर्ण रेखा डेल्टा ले लीजिए, ये गोदावरी डेल्टा ही क्षेत्र में देख लीजिएगा। तो ये सब क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाएगा, मैंग्रोव वन पाया जाएगा। ये मैंग्रोव वन का नाम मैंग्रोव क्यों पड़ा सर? क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति है ना उसका नाम है मैंग्रोवा। मैंग्रोवा ये वनस्पति पाई जाती है, जिसके चलते इस वन का ही नाम मैंग्रोव वन रखा गया है, समझे। सुंदरी इस प्रकार के वनों का महत्वपूर्ण क्या होगा? सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, समझे। सुंदरी एक कोई लड़की नहीं है, सुंदरी, समझे। सुंदरी एक वनस्पति है, समझे। वो वनस्पति, सुंदरी वनस्पति इस वनों का, किस वनों का? मैंग्रोव वनों का एक प्रजाति है, महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसमें या तो मैंग्रोवा वनस्पति पाया जाएगा या तो सुंदरी वनस्पति पाया जाएगा, और प्रजाति पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत अधिक रहती है। ये सुंदरी प्रजाति जो है मैंग्रोव वन की, समझे, इसी के चलते ये हमारा जो पश्चिम बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी वो मैंग्रोव वनस्पति, उसका नाम, ये जो जंगल का नाम है सुंदरी वनस्पति की बहुलता के कारण, सुंदरी वनस्पति अधिक है, इसलिए इस जंगल का नाम सुंदर वन रखा गया। किसका क्या नाम रखा गया है? सुंदर वन, समझे। सुंदरी महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदर वन पड़ा है। ये जो क्षेत्र का नाम गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई वाली क्षेत्रों में जो मैंग्रोव वन उगा है, उस वन को हम किस नाम से जानते हैं भाई? सुंदर वन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। सच में भाई लाभदायक तो है, वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। कैसे है लाभदायक? देखते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं, ये विभिन्न कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं सर? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? प्राणवायु, ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग सांस के रूप में जिसे ग्रहण करते हैं ना, वो पेड़ पौधे छोड़ता है, इसलिए तो जरूरी है, समझे। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, तो इसका निजात भी वही है, पेड़ पौधा, समझे। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, समझे, प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधा की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। अब पेड़ पौधा तो है, लेकिन उसकी जड़ जो है ना मिट्टी को बांध कर रखती है, कटाई नहीं हो पाएगा, समझे। जमीन का कटाई नहीं हो पाएगा, समझे, कटान धसान नहीं होगा, क्योंकि जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है। तथा इस प्रकार की मिट्टी के अपर्दन को रोकते हैं। इस प्रकार वे मिट्टी को अपर्दन करने से रोकते हैं। अपर्दन क्या होता है सर? आपको पिछले वीडियो में भी समझ में आया होगा, यहीं पे समझे। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन मतलब कटान, समझे। जब नदी चलती है या फिर पानी की धारा चलती है, तो जो चीज वहां से काटते छाटते लेके निकल रही, मट्टी पत्थर पहाड़ जो भी काट के लेके जा रही है, तो उसे अपर्दन कहते हैं। और वही मिट्टी जहाँ पे पाट दिया,
वो क्षेत्र क्या करेगा, क्या बोलेंगे उसको, निक्षालन नहीं बोलेंगे, अपर्दन हो जाएगा। और उसे क्या कहेंगे, देखिए दिमाग से उतर रहा है चलिए याद आएगा तो हम बता देंगे, समझे याद आएगा तो बता देंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे भाई, देखते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार के वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन से हमें क्या प्राप्त होता है भाई, देखते हैं, ईंधन प्राप्त होता है भाई, लकड़ी, ईंधन मतलब जलाने के लिए जो ईंधन उपयोग करते हैं तो उस ईंधन प्राप्त होगा। लकड़ी ये भी जलाया जाएगा, जो खाना बनाएगा इसमें। लकड़ी, चारा मतलब मवेशियों की चारा भी कहाँ से, प्राकृतिक वनस्पतियों से, जंगल से प्राप्त होगा। जड़ी बूटी भी मिलेगा जंगल से ही। लाख प्राप्त भी होगा जंगल से ही। लाख अनुसंधान संस्थान जानते हैं कहाँ है, रांची में लाख अनुसंधान है। रांची झारखंड की राजधानी है, तो रांची में ही लाख अनुसंधान संस्थान है। शहद भी हमें प्राप्त होगा कहाँ से, जंगल से ही। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, मधुमक्खी कार्य भी जंगल में, तो वही बात है। गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं कहाँ से भाई, जंगल से। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई मतलब पेड़ इतना ज्यादा कटने लगा कि देखेंगे कि गांव में या शहर में भी ये जो मतलब बिल्डिंग में या फिर बड़े बड़े निर्माण में जो भी आप देखेंगे, यहीं पे देखेंगे इधर चौकी लगा हुआ है, यहाँ टेबल है या फिर किवाड़ है, इधर भी टेबल एक है। तो ये कहाँ से आया है, ये लकड़ी से कहीं ना कहीं बना है। लकड़ी से कैसे बना है भाई, लकड़ी को काटा गया है तब ना बना है। तो वही बात यहाँ पे है कि अंधाधुंध कटाई के कारण भी भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हुआ है, समझे। इससे क्या क्या भाई हानि हुआ है वो समझते हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, पहले इस बात को समझना चाहिए कि हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो बचा है अभी तक, जो वनस्पति बचा है उसकी रक्षा करिए और अधिक से अधिक लगाइए। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लगा दीजिए, एक पेड़ तो लगाना चाहिए। ये आपका दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी अगर पोता पोती या अपने बेटा के लिए एक उत्तम भविष्य की कल्पना इस धरती पे करते हैं तो आपको एक पेड़ लगाना पड़ेगा। ये सभी के लिए बोलते हैं, समझे। तो आप लोग एक एक पेड़ लगा दीजिएगा और जरूरी है, समझे। अपने जीवन में तो एक पेड़ जरूरी है। और जो व्यक्ति पेड़ का कटाई करते हैं, समझे, पेड़ काटते होंगे, तो आप जितना काउंट कर लीजिए, जितना पेड़ काटे हैं ना कहीं या वहीं पे एक पेड़ लगा दीजिए, समझे। अगर किसी कारणवश आप पेड़ काट दिए तो वहाँ पे एक पेड़ लगा दीजिएगा। या फिर अगर एक भी पेड़ नहीं काटे हैं तो कम से कम एक पेड़ तो इस धरती पे लगा के ही मरिएगा, समझे। जाना तो ऊपर सबको है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना है कि आपकी यादें यहाँ पे बनी रहे। बोले दादी लगाइए पेड़। अब पेड़ का उम्र बहुत ज्यादा होता है, समझे। वो 200, 300, 400 साल तक चला रहता। कोई बड़ा पेड़, अच्छा वनस्पति का पेड़ रहे तो 400 साल तक, तो 4 पीढ़ियां आपको याद करेगी, मेरी परदादी लगाई थी या मेरे परदादा लगाए थे। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भी कि ऑक्सीजन या तो ये धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन जो छोड़ता है प्राण वायु, तो हमें उसे क्या भाई सांस लेने में ठीक, मतलब सांस के लिए जरूरी होता है। ये सब बात है। यहाँ चलते हैं। प्राण वायु, जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। लोग को पेड़ के महत्व के बारे में बताइए, पेड़ का महत्व एक्चुअल क्या है उसके बारे में भी बताइए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वन महोत्सव मना के
लोगों को, जिसको ये पता नहीं है कि वन का महत्व क्या है, उसे इस वन महोत्सव में शामिल करके उसे जागरूक करेंगे कि वन लगाइए या फिर पेड़ों की कटाई मत कीजिए। और जो लोग कटाई कर रहा है उसमें क्या जागरूकता फैलाइए ताकि वन की कटाई कम हो। ये सब कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, ऐसा करके हम लोग हरा भरा रख सकते हैं। आज की क्लास एक्चुअली अभी कितना टाइम हो रहा है पता है? अभी टाइम हो रहा है 2:30 या 2:30 बज रहा है, समझे, रात। सो की जगह हम वीडियो बनाने लगे, इसलिए थोड़ा प्लम्बिंग हो रहा है मेरा, समझे, आग भी चढ़ गया है। एक्चुअली वीडियो नहीं था, वीडियो हम बनाए थे, साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब एक ही वीडियो को दोबारा बना रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कितना कष्ट हुआ होगा कि 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो हम बना चुके थे, उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब सोचे अपलोड करेंगे, देखते हैं साउंड है ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था कैमरा में, तो साउंड इस कारण फिर से हमको यही वीडियो बनाना पड़ा। अब देख रहे हैं अब 2 बज रहा है, रात 2:30 बज रहा होगा, तो 1:30 बजे से हम 1 बजे से कंटिन्यू जग के हम बनाना स्टार्ट किए थे। और सेटअप वेटअप तैयार करते करते लगभग 1:30 बजे से स्टार्ट हुआ होगा। ये रात्रि का समय है, समझे, तो आपके लिए इतना करते हैं तो आपका क्या फर्ज बनता है, दोस्त तक शेयर कर दिया कीजिए, दोस्त तक शेयर कीजिए। ये पढ़ा रहे हैं जी ना, इतना 30 सेकेंड का वीडियो आप लोग देख देख के, शॉर्ट्स वीडियो या फिर कोई मजाकिया वीडियो आप देख के डाटा भी बर्बाद करते हैं और क्या करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। और ये वीडियो अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लाभ ही पहुंचाएगा, समझे। एनसीईआरटी क्लास 6 का तो इतना इम्पोर्टेंट है, 6 to 10 का, कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर उत्तम भविष्य चाहिए, आपको उत्तम भविष्य चाहिए तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, समझे। उत्तम भविष्य की कल्पना तभी कर सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित कैसे होंगे भाई? 6 to 10 का एनसीईआरटी पढ़ दीजिएगा तो क्या शिक्षित हो जाइएगा? शिक्षित तो आप हो चुके हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये सब बात है, समझे। अब देखेंगे वनों का महत्व क्या है भाई। ऑक्सीजन हमें देती है, वन क्या देती है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, शहद प्राप्त देती है। उसके बाद क्या है, फल प्राप्त करते हैं, कहाँ से? ऑक्सीजन, यहाँ से जंगल से ही। गोंद एवं लाख कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी वन से ही प्राप्त होता है। वन्य जीव के प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे? जो भी वन्य जीव है उसका प्राकृतिक निवास स्थान मतलब प्राकृतिक घर कहाँ है? जंगल में है। इमारती लकड़ी, जो इमारत में लकड़ी, जैसे इमारती लकड़ी किवाड़ बना रहे हैं या फिर सेंटरिंग का काम हो रहा है या फिर टेबल है, कुर्सी फर्नीचर दिस दैट जितना भी है, ये इमारती लकड़ी आता कहाँ से है? ये भी किसी न किसी वनस्पति जंगल से ही आता है। रबड़ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी वन से ही प्राप्त होता है, रबड़ का पेड़ होता है। मिट्टी को बांधना मतलब मिट्टी को बांध के रख सकती है कौन? ये पेड़ ही। फर्नीचर बना सकते हैं, खेल का सामान जैसे बैट बल्ला ये सब बना सकते हैं हम, समझे। ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? जो लोग लकड़ी पे खाना बनाते होंगे, ईंधन वहां से प्राप्त होगा। चारा जैसे मवेशी चारा, आश्रय, दवाई, ये सब वन से ही प्राप्त होगा, समझे। और ईंधन में लकड़ी की प्रमुखता बहुत अधिक है। अभी जो गैस का दाम बढ़ा है, क्यों बढ़ा है हम नहीं इस पे बात करेंगे। और ये नहीं बोलेंगे गरीबी मार पड़ा है, ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है, समझे। मतलब भी नहीं है कि जो है चलो ठीक है, समझे। अभी देखते हैं हम बैठते हैं छत पे जब चढ़ के, तो देखते हैं शाम के समय में मैक्सिमम एक समय था 2 साल पहले का समय, उसमें लगभग सभी घरों में खाना गैस पे ही बनता था। आज के डेट में देखते हैं ना कि बहुत सारे घर से धुआं शाम में निकलने लगता है, समझे। शाम में धुआं निकलने लगता है तो वो घर में आग नहीं लगा होता है, उस घर में चूल्हा जलाया जाता है, उसके छप्पर पर से या फिर किचन रूम से धुआं निकलता है, समझे, धुआं निकलता है। तो इससे इसका तात्पर्य यह है कि गैस अभी क्या है, बाधित हो चुका, बंद हो चुका है। और ऐसा नहीं कि सभी के घर में हुआ है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो गैस पे अभी खाना नहीं बना पा रहा है, समझे। बहुत लोग गरीबी
जो बीपीएल कैटेगरी में आता है, तो वो लोग अपने जीवन जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो बेचारा गैस कहाँ से डलाएगा जी। तो इसमें कुछ कठिनाई आ रहा है, समझे। तो वो आज भी कहाँ पे डिपेंड हो गया, फिर से पुनः ईंधन पे, जंगल के ईंधन पे हो गया है। तो मतलब उसको जलाने के लिए हो चुका है भाई आदि, अभी फिर से ईंधन ही जला रहा है। तो ये सब बात, जब ईंधन कहाँ से, जंगल का ईंधन, समझे, कोयला नहीं जला रहा है, ईंधन कोयला भी ईंधन ही होगा, लेकिन अब लकड़ी पे डिपेंडेंट हो गया है वो लोग, समझे। ये सब बात है। वन्य प्राणी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कहे कि भाई हमको मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, कितना है, अरे खत्म कर सकते हैं यार, पढ़ा ही देते हैं ना, वन्य प्राणी देखते हैं। एक्चुअली मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, 100% एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं। वन्य प्राणी अब देखें, अभी थोड़ा पहले हम भूल गए एक बात, अपर्दन के बाद क्या होता है, अपर्दन फिर से आ गया, अपर्दन के बाद निक्षालन, निक्षालन नहीं, नो से ही नाम है, समझे। निक्षालन तो मतलब सब कुछ निक्षालित करना हो गया, समझे, अपर्दन करना। और जो पाठ देता है उसे आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दिया, पता हमको भी है, समझे, लेकिन मुंह में आ नहीं रहा है एक्चुअली। चलिए देखते हैं आगे, वन्य प्राणी के बारे में देखते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन जो होता है यानी जंगल जो होता है, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, जो भी जीव है उसका निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। क्या भाई निवास होता है? वन हजारों प्रजातियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, समझे। ये जो वन्य जीव होता है उसका हजारों प्रकार पाया जाता है। सरीसृप पाया जाएगा, जो रेंगने वाला जीव होता है उसे सरीसृप कहते हैं, समझे। सरीसृप पाए जाते हैं। उभयचर जहाँ जो जीव, ऐसे जीव जो दोनों जगह रहेगा, समझे। कहाँ पे सर? पानी में भी, जमीन पे भी रह सकता है, उसे उभयचर करेंगे। जैसे मेढा उभयचर, सांप उभयचर के अंतर्गत आएगा कुछ सांप, समझे। लेकिन मछली उभयचर है भाई, मछली को पानी से निकाल के बाहर फेंको तुरंत मर जाएगा दम तोड़ के, वही बात है। तो मछली उभयचर नहीं होगा। पक्षी अनेकों हजारों किस्म का पक्षी पाया जाएगा। कहाँ पे? आपके घर छत पे रहेगा। आपके घर छत पे तो एक आध पक्षी कभी कभार बैठ जाएगा, वो भी आपको कम बैठने लगा है, समझे। तो ये बात है उभयचर, समझे। उभयचर उसके बाद क्या होगा? पक्षी। स्तनधारी में सभी लोग आ जाएगा, उसमें मानव भी इंक्लूडेड। जैसे यहीं पे टाइगर है, राइनो है, एलिफेंट है, हम भी मानव हैं, तो सभी तो स्तनधारी हैं, समझे। इस जीव में क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, समझे। मादाओं में स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, तो इसे स्तनधारी जीव कहते हैं, समझे। स्तन मेल फीमेल में दोनों स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, समझे, मेल फीमेल दोनों में। ये जीव में, कौन से जीव में? स्तनधारी जीव में। कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। कीट और कृमि छोटा छोटा कृमि, कीट, ये सब का निवास स्थल कहाँ है? जंगल ही है ना। तो ये जंगल उसका प्राकृतिक घर है। यदा कदा आपको दिखेगा, इधर भी गांव घर में भी आपको दिखेगा, लेकिन क्या उसका प्राकृतिक निवास है? नहीं। वन में उसे प्राकृतिक आश्रय प्रदान होता है, समझे, प्राकृतिक तरह से भोजन मिलता है, ये सब बात है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये भी लिख लीजिएगा। बाघ जो है, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे गुजरात। और क्या भाई? गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर का निवास है। देश के विभिन्न भागों में टाइगर पाया जाता है, राष्ट्रीय पशु है जो हमारा। लेकिन गुजरात के गिर वन में यानी गिर जंगल में, गिर कहाँ है सर? ये भाग देख रहे हैं, ये सौराष्ट्र वाला भाग है, यहाँ पे गिर वन है, गिर जंगल है। ये क्षेत्र कच्छ वाला है, ये सौराष्ट्र वाला है। सौराष्ट्र के गिर जंगल में ही क्या पाया जाता है? एशियाई शेर। शेर किसे कहते हैं सर? बाघ एक तरह देखने में लगेगा, लेकिन उसका बाल देखेगा ना, गर्दन पे बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाल होगा, उसे एशियाई शेर कहते हैं, समझे। शेर का निवास है। हाथी तथा एक सिंगी वाला गेंडा। हाथी तथा एक सिंगी वाले गेंडे आसाम के जंगलों में घूमते हैं। आसाम का जंगल कौन कौन है भाई?
काजीरंगा, मानस, ये सब जंगल जो असम में है ना, असम राज्य में, यहाँ पे हाथी दिखेगा, राइनो दिखेगा, एक सिंगी बड़ा गेंडा, समझे, एक सिंह रहता है वो इस जगह, समझे। तो एक ये सब घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, आपको झारखंड में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी हाथी मिल जाएगा, समझे। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र में हाथी मिलेंगे आपको। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधे कच्छ केरल में पाए जाते हैं। ऊंट आपको काफी देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, जहां मरुस्थल है, बालू ना, तो उस क्षेत्र में। और कच्छ के रण में, ये जो गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ बताए थे, ये सौराष्ट्र ये कच्छ, यहाँ पे भूमि दलदली, यहाँ की भूमि कैसा भी दलदली भूमि है। यहाँ पे लूनी नदी जाएगी और लूनी नदी विलुप्त हो जाएगी क्योंकि पानी सोख लेता है ऐसे क्षेत्र में, समझे। ये भूमि दलदली हो गई है, तो इस दलदल में कच्छ के रण में क्या पाई जाती है, एशियाई गधा पाया जाएगा। एशियाई गधा विलोपन के कगार पे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब विलुप्त के कगार पे पहुंच चुका है, समझे। सरकार मतलब उसके लिए ऐसा, मतलब उसका विनाश नहीं हो, उसे बचाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है, समझे। ये सब बात है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों पे कर रही है, समझे। जंगली बकरी, हेम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय के क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है भाई, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सब पाया जाता है, समझे। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ये सब जानवर हैं, और जो भी जानवर हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, समझे। बारीकी से पढ़ते रहिएगा ना, एनसीईआरटी तो खत्म हो चुका है भाई। जो इंतजार करते रहा कि कब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, 10 वीडियो में खत्म हो गया ना। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पक्षी का भी ऐसे प्रजाति पाई जाती है, प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो होता है, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि है। देखो तोता जिसे हम लोग सुग्गा कहते हैं ना जी, पैरोट, इंग्लिश में पैरोट। एक वीडियो हम अपलोड किए थे, शॉर्ट्स वीडियो है, देखिएगा, बहुत कम व्यू गया है। मेरे खिड़की पे आके बैठा था और खट वो शीशा है ना, शीशा पे उसको अपना छवि दिखता होगा और उस पर ट्रैप हो गया था ना, उड़ नहीं पा रहा था। एक्चुअली उड़ जाता है, लेकिन उसको लग रहा था कि कोई और है सुग्गा, समझे, और कोई तोता है, और शीशा मार रहा था और हम इधर बैठे तो उसको पता नहीं चल रहा था कोई, मतलब दूसरे पहलू में दूसरे साइड कोई बैठा भी है, तो हम वीडियो बना रहे थे। तो हमारे साइड भी तोता दिखता है ना, हम लोग तो सुग्गा कहते हैं गांव में। तो ये सब बात है, समझे, ये भी जंगल में ही पाया जाता है, ये सब बात है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी है जहाँ पे प्राकृतिक निवास प्रदान करेगा किसको, पक्षी को। सुनिए, उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। जो शिकारी लोग होता है उससे पक्षियों की रक्षा करता है। देखिएगा कुछ लोग अरे मोटा मोटिया पे चिकन मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं जी, ठीक है, उसके लिए पोल्ट्री फार्म का पालते हैं क्योंकि चिकन बनाने के लिए। लेकिन कुछ प्राकृतिक पक्षी है उसका भी ये लोग शिकार करके खा लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप चिकन खाइए, समझे, पक्षी खाना तो चिकन खाइए और सब है, समझे, मटन का प्रयोग कीजिए, तो ये सब कीजिए, लेकिन पक्षी को एक जो हवाबाजी में मार देता है ना जी, दिखाने के लिए हमारा निशाना इतना अच्छा है भाई, मार दो। पिछला मतलब आप पुराना थोड़ा इतिहास में जाइएगा, उसमें राजा महाराजा लोग शिकार करता था भाई, किस खुन्नस से तुम शिकार करता है, मनोरंजन के लिए जाके टाइगर को मारा है, बाघ को मारा है, तो पक्षी मार रहा है, शिकार कर रहा है। राजा जी को ये पता नहीं था कि आपका यह नीच हरकत भविष्य में खतरा का कारण होगा ना जी। तो भविष्य में जो संकट में डाला है ना ये सब, तो एक रीजन वो सब भी है जो शिकार किया होगा, समझे, चाहे उसमें राजा हो या फिर कोई हो, समझे, जो भी शिकार किया है भूतकाल में, तो आज जो हम लोग भुगत रहे हैं, तो उसका एक कारण वह भी है, समझे। बहुत सारा कारण है, लेकिन ये कारण उसे भी जोड़ेंगे हम लोग। ये सब बात। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं?
जो भी अभी इस टाइम में वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग 5 पक्षी का नाम कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं? आपके जो घर पड़ोस में रहेगा, आसपास आस पड़ोस में मिलता होगा, तो ऐसे 5 पक्षी का नाम बताइएगा। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है, उनमें कोबरा तथा करैत प्रमुख है। कोबरा जो नजा इसका जूलॉजिकल नाम है कोबरा का, नजा शायद हम सही हैं, समझे, शायद हम सही हैं, सही बोल रहे हैं, नजा। और करैत इसका नाम बंगरस है, बंगरस समझे, इस करैत का जूलॉजिकल नाम है। ये सब एक्चुअली याद होना चाहिए, समझे, हमको भी याद हो गया है। अब सही शायद गलती भी हो सकता है, कंफर्म को लगता है शायद बंगरस ही होगा। करैत का जो जूलॉजिकल नाम है बंगरस है, समझे। तो ये कोबरा और करैत जो है बहुत विषैला सांप है भारत में, जो भी काट लेगा। कोबरा से तो तुरंत हालत खराब हो जाता है, ये करैत और उससे भी खराब है। ये करैत आपको काटेगा अभी, अब 20 लगेगा 2 घंटा बाद, और वो 20 लग जाएगा तो मर जाइएगा, समझे। 20 तो एक्चुअली चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्लो पॉइजन है ये करैत, समझे, स्लो पॉइजन है लेकिन स्लो है, खतरनाक कोबरा से भी ज्यादा। कोबरा जैसे काटेगा आधा पौने घंटा में खत्म। आप लोग झाड़ने फूकने वाला के पास मत लेके जाइए ना, कि वहां जिलाए देंगे गाँव घर में होता है वहां तो जिला दिया, झूठे खवाबाजी है। ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे चीजों का प्रचार भी खतरनाक तरीका से होता है, हम बताते हैं आपको। ऐसी चीज का प्रचार इतना गंदा तरीका से होता है कि भाई वहां मरलो आदमी जिला दिल के, भाई तो देखला छो, आप देखे हैं कि मरा हुआ आदमी को जिला दिया ना, मैं कहना चाहिए तो उसके पास भी गए कि भाई आप कहाँ से देखे थे, कि आप देखे थे सामने से ना, भाई हम भी देखे थे दूसरे से। एक्चुअली ये कोई नहीं देखा है कि मरा हुआ आदमी जीवित हो गया। जो बोल रहा है ना कि मेरे सामने हुआ है, भाई हमसे भी मिलवा दो एक बार, इंटरव्यू हम अपने यूट्यूब के लिए ले ले, हम भी जान जाए कि मरा हुआ भी आदमी जीवित हो सकता है इस धरती पे, समझे। तो ये सब बात गलत है और झूठ मूठ का ये बढ़ा चढ़ा के, इसलिए क्या करें, कोई भी सांप काटे ना तो आप निकटतम सरकारी अस्पताल जाइए, वहां पे एंटीवेनम रखा जाता है। एंटीवेनम मतलब सांप का जहर ना जी, एंटीवेनम रखा जाता है, तो वो सुई से ही आप ठीक हो सकते हैं, बाकी झाड़ने फूकने वाला से ठीक नहीं हो सकते। झाड़ने फूकने वाला ठीक किसको करेगा जानते हैं? जिसको डर है कि उनको सांप काट लिया, उसको एक्चुअल में नहीं काटा है तो वो ठीक हो गया था, वे सांप पे काटा था ठीक हो गया। और क्या भाई, हम तो देखे हैं कि सांप के पूंछ में तो जहर नहीं होता है, सांप काटेगा तभी आपको विष लगेगा, समझे, पॉइजन होता है सांप के विष में, वो भी कुछ ही सांप के मुंह में, समझे, कुछ ही सांप के मुंह में विष होता है। लेकिन कोई भी सांप नॉर्मली काट लिया या फिर पूंछ भी लग गया ना, बोलता है पूंछ लग गया इसलिए विष चढ़ गया, डरे उसको विष चढ़ गया, और जाके झड़वाता है और उसको झाड़ता भी है और ठीक कर देता है, और क्या बोलेंगे, अविश्वास भी जबरदस्त करेगा। भाई पूंछ मार दिया, विष लग गया था तो मर जाता लेकिन जी गया। तो ये सब गलत बात है, ये सबसे दूर होइए, प्रोपेगेंडा ये सब गलत है। आप इसका जितना प्रचार कीजिएगा उससे 10 गुना ज्यादा फैलता है। ऐसे मतलब ना तो अंधविश्वास का प्रचार मत कीजिए, इससे दूर रहिए, समझे, दूर रहिए। जिससे विश्वास है उसको अवेयरनेस दीजिए, भाई ये सबसे बचो और सरकारी अस्पताल जाओ, समझे। कहा है कि अब ये सब भी करना चाहिए, आप जानते हैं हम भी उतना नास्तिक नहीं है, आप कीजिए ये सब, लेकिन उस तरह मत कीजिए जहां जान का खतरा हो ना। यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ होते हैं, वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजाति तेजी से घट रही है। भारत में जो वन्य जीवों की प्रजाति तेजी से घट रही है ना, उसका कारण क्या है? वन को काटना और जानवरों का शिकार करना है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है, बहुत सी। चीता भारत से समाप्त हो चुका है, चीता का उसमें शिकार हुआ करता था बहुत ज्यादा, राजा महाराजा लोग हवाबाजी में एकदम तीर धनुष लेके गया, क्या भाई ये क्या धंधा था तुम्हारा, समझ में नहीं आता है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। किनको बचाने के लिए? जंगली जीव को बचाने के लिए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना बाघ के लिए और हस्ती परियोजना हाथी को बचाने के लिए लाया गया था, समझे। जैसी परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्या आप भारत के कुछ
पशु विहार के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं। आप एटलस उठाइएगा, ये एटलस तो सबके पास होना चाहिए। एक्चुअल हम एटलस 2 बुक तो मेरा एनी टाइम पास रहेगा। एटलस तो एनी टाइम बेड पे, टेबल पे ये सब रहता है, समझे, रहता है। ये एटलस आपके पास होना चाहिए। इस पे आप लोकेट कीजिएगा भारत में कौन कौन पक्षी विहार या पशु विहार कहाँ है, समझे, उसे लोकेट कीजिए। आप बताइएगा कमेंट में, कमेंट कर सकते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप आस पड़ोस का वन्य जीव का संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। कैसे? सरकारी पदाधिकारी बनने से नहीं भाई। वन्य जीव का जो भी नाश कर रहा है उसे आप क्या कीजिए, रोकिए, समझे। अगर सांप आपके घर में निकल जाए तो बोलिए कि रुको भाई, सांप मारना मत, हम जंगल विभाग को फोन करते हैं। जंगल विभाग का नंबर कहाँ से मिलेगा सर? गूगल कर लो, गूगल कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जंगल विभाग को फोन करना, जंगल विभाग से अधिक कर्मचारी आएंगे और सांप को पकड़ के लेके जाएंगे, समझे। कुछ जंगली जीव आपके शहर में घुस जाएगा तो उसे मारिए मत, समझे। वो तो बेचारा कैसे घुस जाता है पता है? क्योंकि आप उसके घर में चले गए हैं। जंगल की कटाई तो आप किए हैं और आप उसके सीमाओं में पहुंच चुके हैं, इसलिए वो अपने सीमाओं में उनका सीमा छोटा हो गया है, जो आपके सीमा में प्रवेश कर जाता है। तो ये सब बात है, समझे। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर दीजिए। जो भी देखेंगे, यहाँ तो देखे हैं गांव में, हम कभी कभी देखते हैं, आप तो नहीं देखते हैं लगभग, लेकिन अभी से 4-5 साल पहले भी देखे थे हम लेकर कि उल्लू अगर दिख जाता है ना दिन में, उल्लू जानते हैं, हाँ उल्लू, तो उल्लू दिख जाता है तो उल्लू को पकड़ता है सब कोई किसी तरह रगड़ के। उसके बाद उल्लू का नाखून काट लेगा, चोंच काट लेगा और कुछ शरीर का कोई हिस्सा, पंखों काट लेके। भाई क्यों काटता है? उसको घर में बांधने के लिए, या फिर बच्चा के कमर में बांध दिया, बच्चा बुद्धि बढ़ेगा। अरे किसी का नाखून नौ से बुद्धि तो बढ़ने लगेगा, ये कौन सा भटियारा बात है भाई? कौन बोलता है ये गधा सब? तो उससे बचिए, समझे। आप अंधविश्वासी मतलब ये देखते हैं, आप इसमें पढ़ा लिखा लोग भी शामिल हो जाता है। अरे जो लोग पढ़ा नहीं है वो कर रहा है तो चलो उसका मानते हैं, उसका तकलीफ भी मानते हैं कि बेचारा पढ़ नहीं पाया। लेकिन जो शिक्षित लोग इसमें घुस जाता है, उस गधे से कहना चाहते हैं कि भाई किसी का नाखून बांधने से तुम बड़ा हो जाएगा, किसी का हड्डी पहनने से तुम इंसान बन जाएगा, अच्छा इंसान। तो वहीं पे तुम कर लिया है मानवता का दुरुपयोग, समझे। कहाँ पे भाई? हड्डी तुम पहन लिया जब ना, तो वहीं भटियारा हो गया, समझे। तुम्हारा मस्तिष्क का क्या हो गया? समापन हो गया वहां पे यार। तुम्हारा मस्तिष्क काम ही नहीं किया। हड्डी पहनने वाला था, मतलब यार तुम हड्डी पहन लिया, किसी का हड्डी पहन लिया, किसी का नाखून पहन लिया। उल्लू का नाखून पहन लेगा, उल्लू पैर का उंगली पहन लेगा। ये सब कौन सा बात? गधा सब ना। तो ये सब काम मत करो यार, समझे। तो हड्डी सींग से जहाँ बिक रहा है खरीदे मत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा ना उसे खरीदेंगे ना वो बेचेगा, और ना बेचेगा तो उसका जीव, वो जो जीव है उसका क्या शिकार भी नहीं होगा। ये सब नहीं होगा, समझे। तो आप उससे बचिए और पढ़े लिखे लोग को इसमें आगे आना चाहिए, समझे। आप जो भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे या फिर जो भी एनसीईआरटी, जितना भी लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे क्लास 6 का, ये लाइन पढ़े होंगे, इस पे अमल कीजिएगा। और जरूरी है ये पॉइंट, एक्चुअली ये चैप्टर इतना है कि आपको हम नहीं बोले कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़िए कि आपको जीवन जीने में सहजता होगा ना। जीवन जीने, एक उत्तम जीवन जीने के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। आपको दिख रहा है ना, यही भी तो कितना ऐसा बात है कि जो आप खुद कर सकते हैं और आपके लिए जरूरी है, ये करना है। तो ये सब बात है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। जो अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होगा ना जी, पहला सप्ताह होगा 1 तारीख से 7 तारीख तक, समझे। 1 तारीख से 7 तारीख तक। तो ये सप्ताह किस रूप में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित
रख सके ना जी, संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, सबके लिए, सबको अवेयरनेस किया जाए कि भाई वन्य जीव का क्या कीजिए, संरक्षण कीजिए। वन्य जीव के साथ साथ वनों का भी संरक्षण कीजिए। ये सब बात। शिकार क्या है, शिकार बाघों का क्यों मारते हैं, बाघ शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं भाई, शिकारी लोग जो होता है उस बाघों को क्यों मारते हैं, आप बताइएगा। समझे, हमारे बड़ों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो बाघ खत्म होगा तो हिरन बढ़ने लगेगा भाई, बकरी बढ़ने लगेगा, ताकि हिरन और बकरी को नियंत्रित कौन करता है, शिकारी बाघ। अब हिरन बढ़ने लगेगा तो अब क्या होगा भाई, घासे फूस खा लेगा, सब जंगले को चट जाएगा, इतना हिरन संख्या बढ़ा देगा। काहे कि उसको थोड़ी है कि परिवार नियोजन जैसा योजना भी भारत सरकार लाई है, वो लोग तो परिवार का अंधाधुंध क्या करेगा, विकास करेगा। तो ये सब बात है, और क्या करेगा भाई, बने को खा लेगा ना। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। प्रवासी पक्षी समझते हैं, कुछ पक्षी जैसे पिलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टार्क, फ्लेमिंगो, पिनीटेल, बत्तख, कार्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। कहाँ से, साइबेरिया क्षेत्र से, रूस से रहता है ये लोग पक्षी। ये सब रूस से चल पड़ता है क्योंकि वहाँ तापमान और गिर जाता है, जिसके चलते वहाँ से चल पड़ता है भारत की ओर। छठ पूजा का माहौल है, जो आप कहाँ क्या रोपे हैं, जो मतलब एग्रीकल्चर वाले घर से बिलोंग करते होंगे, या जिसका बचपन सामान्य गुजरा होगा, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते होंगे, समझो, वो लोग देखते होंगे छठ पूजा का माहौल है और गेहूं का रोपा हुआ है ना जी। और गेहूं रोपाया है और उस खेत में देखिएगा अनेकों सुंदर सुंदर पक्षी दिखेगा। वो साइबेरियन पक्षी है, कोई या स्टॉर्क होगा या फिर क्रेन होगा, फ्लेमिंगो होगा। फ्लेमिंगो में मिलता है, समझे, बिहार सब में फ्लेमिंगो, पेंटल ये सब मिलेगा, समझे, ये सब मिले। क्रेन आपको मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान सब क्षेत्र में दिखेगा, समझे। और जगह मिलेगा, ये कहाँ से आती है भाई, रूस से भारत आ जाती है। सोचिए उतना दूर से उड़ते उड़ते आ जाती है। इसलिए तो कहा गया, उठ गाना कैसे है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इसे सरहद ना कोई रोके। ना, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इनका कोई सरहद नहीं है जी ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं प्रश्न उत्तर को लेके। जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना, कुछ प्रश्न उत्तर कुछ टॉपिक का करवा चुके थे, कुछ टॉपिक का रह गया था, उसे भी करवा देंगे। और ये पूरा वीडियो आपको कहाँ दिखेगा, हमारे प्लेलिस्ट क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब पे और आप देख सकते हैं। एक और से कभी भी जीवन में कभी डिलीट नहीं होगा, तो आप कभी भी देख सकते हैं। आज ये 2022 है ना जी, 2022 है, 6 सितंबर है आज 6 सितंबर है और रात्रि के 3 बज रहा होगा, रात्रि का 3 बज रहा होगा। अभी वीडियो शूट हो रहा है, आपको सवेरे 7 बजे मिलेगा ये वीडियो। चलिए मिलते रहिए और जुड़ते रहिए, दोस्त को जोड़ते रहिए। ये जो बटन है ना लाल वाला, इसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।